नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोग अपनी पत्रकारिता का धर्म, क्योंकि अपने एक भाई के ऊपर जिस तरह से एफआईआर की गई है, ना उस एफआईआर का कोई औचित्य है और वो केवल मुझे लगता है कि सांकेतिक रूप में सबको डराने की कि भई अगर बिहार आओगे, तो ये मिनिमम ऐसे हम तुम्हारे साथ करेंगे। ये सबके सबके ऊपर एफआईआर है, वो अजीत अंजुम क्या, वो सबके ऊपर एफआईआर है। तो पहली बात अजीत अंजुम से ही शुरू करते हैं कि शायद वो दौर फिर से वापस आ गया है कि अब लोगों को शायद फिर से रिपोर्टर वापस बनना पड़ेगा हम सबको। हम सबको शायद फिर से एक बार ज़मीन पे उतर के रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मैं उसी अजीत अंजुम इंसिडेंट से ही बातचीत को शुरू कर रहा हूँ। इतना क्यों घबरा गया है इलेक्शन कमीशन? उसकी ऐसी कौन-सी पोल पट्टी खुल जाएगी भई? देखिए आनंद जी, मैं पहले भी कार्यक्रम में कह चुका हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ। चुनाव आयोग के पास जिस हिसाब से चुनाव आयोग काम कर रहा है, उससे मुझे अंदेशा है कि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची तैयार है, जिसमें करीब करीब 20% मतदाता का नाम नहीं होगा। वो मतदाता विपक्ष के समर्थक होंगे, क्योंकि अभी इतना तो समझ में आ ही जाता है कि कौन सा मतदाता किधर जाता है, क्या जाता है, एक रफ आइडिया। और ये इस बार मतदाता सूची ही बीजेपी को बिहार में सिंगल हैंडेडली सत्ता देगी, ये भी तय है। अब ये चुनाव का सब नौटंकी है, चुनाव, वोटिंग की डेट, फॉर्म भरना, विड्रॉल, ये सब अब ये कोई बेईमानी हो गई, इसमें कोई मतलब नहीं। तो जो चुनाव का जो 2 महीने के अंदर 7 करोड़ लोगों का सर्वे करने की बात करते हैं, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। उसके बाद मैं पहले भी कह चुका हूं कि 1 लाख वॉलंटियर इनके पास कैसे आ गए, कैसे जुगाड़ कर दिया, कई किसी को पता नहीं, कोई जवाब नहीं किसी बात का। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई हमने ये 11 चीजें मांगी थी, इसमें से कोई सर्टिफिकेट, उनमें से आधी जनता सर्टिफिकेट दे ही नहीं पाएगी, ये बात भी तय हुई, आंकड़ों के साथ हुई, सरकारी आंकड़ों के साथ हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने इनको, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय को भी अभी आजकल न्यायपालिका को भी नेता बनने का कीड़ा लग गया है, तो वो बड़े स्ट्रिक्चर बड़े पास करते हैं, बड़े सवाल वाल पूछते हैं, लेकिन ऑपरेटिव जजमेंट में वही करते हैं जो सरकार को चाहिए या चुनाव आयोग को चाहिए। चुनाव आयोग को उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और बाकी जो आपका दिया हुआ आईडी है, उसको ये एक्सेप्ट करने का मतलब एक सूचना है हमारी, मानना मानना न मानना आपकी तरफ है। ये बोल भी दिया उसको कि आप नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा, हम चुप रहेंगे। चुनाव आयोग क्या धांधली कर रहा है? अजीत अंजुम जी ने क्या किया? अजीत अंजुम जी शुद्ध रूप से चुनाव आयोग ने जो दावा किया, उस दावे को देखने गए। क्या ये पत्रकारों का धर्म नहीं? चुनाव आयोग भगवान हो गया? चुनाव आयोग बोलेगा मैं ये कह रहा हूं, हम मान लेंगे, सर हिलाएंगे। आपने यहाँ नंदी बैल समझ रखा है कि बस सर सर हिलाते रहेंगे ना, हाँ या ना, बस सर ही हिलाते बोलेंगे। इस देश में अभी पत्रकारिता जिंदा है। चंद चांदी के टुकड़ों और सिक्कों फेंक के आपने कुछ लोगों को खरीद लिया होगा, कुछ लोगों ने अभी कीमत नहीं लगाई अपनी, उसमें एक अजीत अंजुम है। अजीत अंजुम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, चाहे फिर कोविड का समय हो या चुनावी समय हो, हर जगह पे आपने हमेशा, या किसान आंदोलन हो, अजीत को हमेशा आपने रास्ते पे पाया है। इस बार तो ये तो उनका होम स्टेट है भाई, अपना गृह राज्य है। जब वो गए तो उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि भाई ये फॉर्म 2 होते हैं, एक रिसिट आप जिससे भरवाते हो उसको देते हो। उन्होंने कहा हाँ, 2 तो होते हैं लेकिन हमको एक ही दिया गया है। क्या गलत किया? उनने जो बोला, बीएलओ ने जो बीएलओ जो बीएलए होता है उसी ने कह दिया और अजीत अंजुम ने रिकॉर्ड कर दिया। अजीत अंजुम ने एक को पूछा कि भाई ये आप, उनने बोला कि भाई हमारे तो अधिकारी ने भी कहा हमको कि आप बस बस फॉर्म भर दीजिए, लोग मिला भी नहीं कोई आदमी, तो उसकी किसी से जान पहचान आसपास वाले आदमी से पूछ लीजिए, उसका इन्फॉर्मेशन और भर को दे दीजिए फॉर्म। तो उन्हें बोला ये गलत नहीं है, तो बोला भैया गलत तो है लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड करके रखा है हमारे अधिकारी का, इसलिए हम नहीं डरते। ये भी उसने बताया जो जो वस्तु स्थिति है। यदि चुनाव आयोग का चेहरा बहुत ही भयावह विद्रूप है, डरावना है, तो चुनाव आयोग को आईना देखने में शर्म आ रही है, इसलिए एफआईआर, ऐसी सैकड़ों एफआईआर होगी, ऐसे कोई जेल होंगे, कोई ऐसा जेल का सलाखा किसी पत्रकार को रोक नहीं सकता। आप जेल ही कर दोगे ना, आप किसी की हत्या ही करवा सकते हैं आवाज बंद करने के लिए, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक जान में जान है, जब तक बोलने की क्षमता है, पत्रकारिता में कुछ लोग बोलते रहेंगे,
पब्लिक अफेयर्स भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, पब्लिक इंडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जहां लगातार हम बातचीत करते रहते हैं। और अजीत अंजुम जी के बिल्कुल साथ है। अजीत अंजुम जी के पूरे रिपोर्ट हमने बाकायदा चलाए, हमारे भी चैनल पे हमने चलाए उसको, क्योंकि अजीत अंजुम ने भी किया है, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। ऐसा मुझे लगता है कि अजीत अंजुम ने ये लोकतंत्र के हित में किया है। लोकतंत्र और संविधान को कौन बचाएगा फिर? वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग, जो भी सत्ता में आता है, कोई भी राजनीतिक दल, सबसे पहले अपने स्वार्थ और अपनी चीजें अपने लेवल पे अपने हिसाब से करने के लिए संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ हुई है, कोई भी सत्ता में हो। तो जब जब संविधान के साथ खिलवाड़ होगी, तब तक पत्रकारिता में से कुछ पत्रकार उठ के खड़े होंगे जो पत्रकार हैं, बाकी पत्रकार है, पामेरियन मीडिया है, जी वो तो जी उसी के जी। हिसाब से उसी की राग गाता रहेगा। लेकिन लोकतंत्र जिंदा रखना है उस प्रदेश में, आनंद जी, जिस प्रदेश ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान के लिए क्रांति की ज्योत वहीं से जली है। चाहे देश की आजादी की मशाल लेके महात्मा गांधी निकले तो बिहार में ही उस मशाल को प्रज्वलित किया गया। इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी तो वो मशाल भी वही प्रज्वलित हुई। और बिखरता हुआ सत्ता पक्ष देखते हुए फिर से सत्ता में आने के लिए इंदिरा गांधी ने जो स्ट्रगल किया, वो भी मशाल उन्होंने बिहार से ही प्रज्वलित की थी। और शायद इस बार दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ जो मशाल चलेगी वो भी बिहार से ही चलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी जी क्योंकि बिहार की जनता लड़ना जानती है। जी। अशोक भाई आप एक कहते कि चीज और, 30 लाख लोग, 30 लाख वोटर उसमें गलत थे। तो ये लोकसभा चुनाव में इस 30 लाख लोगों का, जिसमें से कुछ 10-12 लाख तो मरे हुए लोग हैं, उनका वोटिंग किसने किया? चुनाव जी आयोग क्या सो रहा था भांग खा के तब? सवाल ये जी है। क्योंकि आपकी सारी चोरी पकड़ी गई है, आप कैसे वोटर को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, आप कैसे ये आइडेंटिफिकेशन के दो दो जगह वोटर होते हैं। ममता बनर्जी ने जब सारी की सारी चीजें सामने रख दी, तब चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ गलतियां हो गई और हम आधार कार्ड से जोड़ेंगे। अब चुनाव आयोग जब आधार कार्ड से जोड़ना चाहता है, तब आधार कार्ड होता है। और अब आधार कार्ड देने के लगा कोई, तो अब आधार कार्ड की कोई अहमियत नहीं है। तो ज्ञानेश कुमार या तो तब झूठ बोल रहे थे या तो आप झूठ बोल रहे हैं। दोनों बातें सच नहीं हो सकती। जी जी। मैं अशोक भाई, एक इससे एक और आज एक महत्वपूर्ण वो हुआ है। कल भी लखनऊ में काफी एक्शन था, आज भी राहुल गांधी कल लखनऊ आए थे, उनको एक अदालत में अपने को उन्होंने सरेंडर किया। निचली मतलब छोटी अदालत थी, उनके ऊपर एक मुकदमा कर दिया गया था कि उन्होंने 2022 में भारत की सेना का अपमान किया था, और उसके सिलसिले में उनको आना पड़ा, सरेंडर किए। फिर कोर्ट ने उनकी बेल की एप्लीकेशन पे बहस सुनी और फिर उनको बेल दे दी। लेकिन राहुल गांधी आज आसाम पहुंच गए खड़गे जी के साथ, और राहुल गांधी ने फिर आसाम में, जैसे लगता है कि उनको उनके ऊपर 32 केस अब तक दर्ज हैं, तो उनको लगता है इस केस से उनको और ऊर्जा मिल जाती है। कभी कभी मुझे लगता है पुराने लोगों को ऊर्जा मिलती थी, पुराने जो होते थे। उन्होंने असम के में आज जो बोला वो काफी मतलब चुनौती भरा था। एक तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, जो मैं कहता आया हूँ वो अभी तक सच हुआ है। उन्होंने बात कही नोटबंदी की, उन्होंने जीएसटी की, ये सारी बातें उन्होंने कही। और फिर उन्होंने कहा कि एक चीज और गांठ बांध लीजिए कि आसाम में ये जो आपका चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा है, ये जेल जाएगा और इसको जेल भेजना है। और ये मेरी बात, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पे बीजेपी हारेगी अगला इलेक्शन। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि क्या असम में लोग पक गए हैं, या असम ही नहीं पूरे देश में लोग पक गए हैं। और जिस तरह से चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी, अब लोगों को लग रहा है भाई ये हद हो गई है बेईमानी की। आप ठीक है, आप एक समय पॉपुलर थे, 2014 में लोगों को उम्मीद थी, 2019 में भी आपने लेकिन अब लोग आपसे अकुता रहे हैं। और राहुल गांधी लगातार, कल वो फिर आ रहे हैं यूपी में, राहुल गांधी लगातार इस प्रेशर को बनाए रखेंगे। तो थोड़ा राहुल गांधी की नेतृत्व, और दूसरी तरफ बीजेपी का जो बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस समय बीजेपी को, उस पर भी एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे लेंगे। लेकिन उससे पहले अभी अभी की बात पे, राहुल गांधी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी आज से नहीं, राहुल गांधी पहले दिन से आक्रामक थे। राहुल गांधी जब चीन के राजदूत को मिलने गए थे, तो वो अपना विरोध प्रकट करने गए थे, लेकिन उनको चीनी बोल दिया गया।
प्रधानमंत्री झूला झुलाते हैं तो वो देश प्रेम उमड़ाता है उनका। ये डबल स्टैंडर्ड की बात करने की इनकी आदत है। राहुल गांधी ने नोटबंदी के टाइम पे बोला तब उनको मजाक किया, राहुल गांधी ने जीएसटी के बारे में बोला तब बोला, राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बारे में बोला तब इन्होंने गलत बोला। लेकिन राहुल गांधी दुर्भाग्य से इनके वो लगातार सही साबित हो रहे हैं। वही राहुल गांधी चीन के बारे में लगातार बोल रहे थे, जो राहुल गांधी बोल रहे थे, जिस राहुल गांधी का ये पप्पू करके मजाक उड़ा रहे थे, वही बात हमारे सेना के उपाध्यक्ष ने बोली, जो सेना में नंबर 2 पोजीशन पे है, उप सेनापति हमारे। उन्होंने इस बात को कही कि हम युद्ध सिर्फ 2 जगह से नहीं, हम 3 जगह युद्ध लड़ रहे थे। हम चीन से युद्ध लड़ रहे थे क्योंकि 80% 81% हार्डवेयर जो है युद्ध का, जो मशीन, जितने जितने साधन है, वो सब चीन प्रोवाइड कर रहा था। उन्होंने कई बातें जो कही वो आज सत्य साबित होती है। और राहुल गांधी कोई रॉकेट साइंस नहीं बोलती, ये दिखता है। ये बात हम कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं, एक बात दुनिया के बाकी विशेषज्ञ कह रहे हैं। ये सिर्फ इनके कान में इतना अहंकार भरा हुआ है कि इनको कोई चीज सुनाई नहीं देती, इनको कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं देती। ये अपने अपने आप में आत्ममुग्ध रहते हैं कि बस हम हैं, हम विश्व गुरु है, हम देश में, विश्व में हमारा कितने जगह मान हो रहा है और हम विश्व में पूरे हमारी जय जयकार हो रही है। आप बताइए, हमारे विदेश मंत्री जाके चीन, वो ट्वीट करते हैं कि मैंने चीन के राष्ट्रपति को यह बताया कि भारत और पाकिस्तान के इस रिश्ते कैसे सुधर रहे हैं। अब एक काम करिए, चीन से एक आध विदेश मंत्री को बुला के हमारे मोदी जी को बता दीजिए। वहां चीन का राष्ट्रपति हंस रहा होगा, ये किस टाइप का आदमी है भाई। चीन के राष्ट्रपति को ये बताएंगे हमारे और आपके रिश्ते सुधर रहे हैं। ये रिश्ते सुधर रहे हैं। अक्टूबर में प्रधानमंत्री जाने के बाद चीन से रिश्ते सुधर गए बोले। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ? अक्टूबर के पहले हुआ क्या? पाकिस्तान के सार्वभौमता पे हमला हुआ तो मैं साथ में खड़ा रहूंगा, ये चीन का पहला वक्तव्य था। ये कौन सी दोस्ती निभा रहा है चीन? ये क्या रिश्ते ठीक हो गए? पेंगोंग लेक पर हमारे वहां पे उन्होंने बाकायदा मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हैं, जो 70 किलोमीटर के रेंज में पूरे पाकिस्तान की बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। ये कौन से रिश्ते निभा रहे हैं? उन्होंने हमारे यहाँ का यूरिया बंद कर दिया। ये जो खास विशेष खाद आ रहा था, यूरिया नहीं, एक खाद आ रहा था विशेष, स्पेशल फर्टिलाइजर, जो कि हमारे यहाँ मारामारी मची हुई है, वो बंद कर दिया। हमारे यहाँ जो वहां से निर्यात हो रहा था उसमें कितने बंदी डाल दिया, आप सोच भी नहीं सकते। सारे सी पोर्ट पे खड़े हुए हैं जहाज, और उसके बाद वो कहते हैं कि चीन से हमारे रिश्ते सुधर गए। ऐसे मूर्ख और महामूर्ख आदमी को आपने विदेश मंत्री बनाया, जिसको रिश्ते सुधर गए और रिश्ते बिगड़ गए, इसमें से फर्क नहीं समझ में आता। ये क्या देश का भला करेंगे? अब हमने खबर सुनी कि प्रधानमंत्री खुद चीन जाएंगे रिश्ते सुधरने के लिए। और जब रिश्ते सुधर ही गए हैं, आपका राष्ट्र ऊपर, आपका विदेश मंत्री कहता है, तो फिर आप और कौन सा सुधारने जा रहे हैं भाई? हमारी विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है। अमेरिका हमको बता रहा है कि तुमने रशिया से नहीं खरीदना चाहिए, तुम इससे नहीं खरीदोगे, तुम यूक्रेन के और रशिया के युद्ध में यूक्रेन का साथ दो। हमारा नाम लेके कि भारत, चीन, ब्राजील सुधर जाए, नहीं तो हम एक्स्ट्रा उस पर सैंक्शंस लगाएंगे। और अमेरिका का हम दोस्त समझते हैं। अमेरिका हमारा दोस्त है। कहां का दोस्त है? इनको दोस्त और दुश्मन समझ में नहीं आता। जाके जूते खा के आते और फिर कहते कि दोस्ती दोस्ती में, मजाक में मारा होगा, दोस्ती में मारा होगा। ऐसी दोस्ती निभाता है ये अमेरिका। जी जी। आने वाले समय में पाकिस्तान, चीन, रशिया, नीचे म्यांमार, ऊपर बांग्लादेश, भूटान, नीचे श्रीलंका, सब चीन में अपने पैर फंसाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व का एक देश भारत के साथ खड़ा नहीं रहा, पाकिस्तान का विरोध करते हुए। आतंक का निषेध कर दिया, इसी में ये खुश है। अरे पाकिस्तान को इंगित कौन करेगा? अमेरिका पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ने वाला पार्टनर बोलता है। रशिया पाकिस्तान को अभी पैसा दे रहा है, पाकिस्तान के साथ सीधा ट्रेन रूट खोल रहा है।
अमेरिका उस पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रहा है, भारत तेल खरीद रहा है तो भारत को सुना रहा है, और दुर्भाग्य ये सुन रहे हैं, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। क्या सुब्रमण्यम स्वामी बोलता है कि उनकी फाइलें पड़ी है अमेरिका के पास, क्या ये ब्लैकमेल हो रहे हैं? नहीं तो कारण क्या है? कारण अडानी है। जी समझ के परे है। जी जी मैं अशोक भाई चीन पे ही एक चीज और जरा पूछ लूं आपसे। जयशंकर जी का 6-7 साल बाद दौड़े दौड़े वहां जाना, और जैसा आपने कहा क्लीन चिट देना, और जबकि मतलब मुझे लगता है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जो है डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। आर्मी, हाँ वो जब साफ साफ कह रहे हैं बिना वो कि इस युद्ध का सुपरविजन चाइना कर रहा था, बिल्कुल। मतलब एक तरह से चाइना लड़ रहा था युद्ध आपके अगेंस्ट। और जो आपने कहा ये मतलब हम ऐसे दोहरे क्यों हुए जा रहे हैं? दोहरे पिछले नहीं, कई मूर्खता का उच्चांक है ये। जो चीन लगातार भारत को घेर रहा है सब दूर से, उस चीन के साथ रिश्ते सुधारना हो रही है, ये बात कहना ये मूर्खता है, ये दोहरी बात नहीं है। जो आदमी पहले ही शस्त्र डाल दे ये बोल के कि चीन जैसे बड़ी आर्थिक शक्ति के साथ भारत जैसी छोटी आर्थिक शक्ति नहीं लड़ सकती। अब पहले आपस में बैठ के कैबिनेट में तय करो कि भारत शक्ति किधर है। बड़े बड़े मैं बैनर्स देखता हूं कि विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है भारत। बधाई हो प्रधानमंत्री जी। वो विश्व की तीसरी शक्ति बोल रहे, ये यहां कह रहे कि हमारे बड़ी शक्ति है चाइना, उनके साथ नहीं लड़ना चाहिए। इनको एक बार तय करने दे कि ये है किसकी तरफ, चीन की तरफ, चीन के विदेश मंत्री है या भारत के विदेश मंत्री है। अशोक भाई एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा था, मैं उसको अंत में इसलिए रखता हूं क्योंकि वो सबसे अच्छी और लेटेस्ट खबर आप ही से मिल जाती है। ये अभी तक तो भागवत जी ने कुछ मोदी जी को सलाह दी कि भाई आप 75 साल के हो जाएं तो ये सब हट जाएं। गडकरी जी अब नागपुर पहुंचे हैं, और गडकरी जी मतलब गडकरी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल पीआईएल होनी चाहिए, लोग सरकार से प्रश्न पूछने चाहिए, ये अच्छा है, हित में है। तो सारी वो बातें कर रहे हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के किसी भी लोकतांत्रिक व्यक्ति को करनी चाहिए। दो चीजें, मेरे दो प्रश्न हैं। एक, ये ताकत कहां से आ रही है गडकरी जी को सब कहने की, उनकी जिसको कहते हैं ना हिम्मत कैसे हो रही है कहने की? और दूसरा, ये क्या आरएसएस और मोदी जी की जो बीजेपी है उसके बीच का जो सत्ता संघर्ष है या जो आपस की खींचतान है, वो ये उसका एक लक्षण है? आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्या हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, इस पे घमासान चल रहा है। पहले ये था कि 19 राज्यों में अध्यक्ष नहीं होता तो टेक्निकली नहीं अनाउंस कर सकते, अब तो 22 राज्यों में हो गए। अब उसके बाद ये बोला गया कि भाई सेशन के बाद होगा, पार्लियामेंट सेशन है अभी, जो मानसून सेशन है उसके बाद होगा। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई अभी गुजरात में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ अध्यक्ष, दिल्ली में अध्यक्ष नहीं हुआ, हरियाणा में अध्यक्ष नहीं हुआ, अब ये बड़े राज्य है यहाँ नहीं होगा तो अभी तभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ये इसलिए कि संघ और भाजपा के बीच वर्टिकल स्प्लिट होगा जिस दिन अध्यक्ष अनाउंस होगा। इसी बीच प्रधानमंत्री के 75 साल पूरे हो रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कहा भाई 75 के बाद आपको घर बैठना चाहिए, मतलब 75 के बाद दूसरों को जगह देनी चाहिए। यही बात आपने की। उसके बाद गडकरी जी ने कहा कि भाई अहंकार जो है वो आदमी को मार देता है, अहंकार नहीं होना चाहिए, सत्ता में अहंकार की जगह नहीं। उसके बाद गडकरी जी ने यह कहा कि सिविल सोसाइटी के लोग यदि कानून का, उन्होंने ये भी कहा कि कई राजनीतिक दल कोई डिसीजन नहीं ले सकता, सत्ता में होते हुए डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि वो अलोकप्रिय होता है। ऐसे समय यदि कोई सिविल सोसाइटी के लोग कोर्ट जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पारित होता है तो वो डिसीजन फिर सरकार को लेना होता है, तो सरकार लेती है और उसका सरकार को एक आड़ मिल जाती है, भाई न्यायालय ने कहा हम क्या करें। दूसरी बात, अधिकारियों पे अनुशासन रखने के लिए ये बीच बीच में पीआईएल जैसी चीजें आनी चाहिए। कार्यपालिका भी काम चोरी करती है, कई बार नेता काम चोरी करते हैं और उसके ऊपर सही मायने में अंकुश है
तो लोकतंत्र में न्यायपालिका रखा किस लिए भाई? न्यायपालिका सिर्फ उसने उसको चाकू मारा और उसने उसकी जमीन पकड़ ली इसके लिए है क्या? न्यायपालिका संविधान की कस्टोडियन है। देश संविधान के अनुसार चले, ये न्यायपालिका का काम है। यदि किसी को लगता है कि थोड़ा डिरेल हो रहा है मामला, तो न्यायपालिका के पास वो जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जो फिरौती वसूल की जा रही थी कॉर्पोरेट सेक्टर से और बाकी लोगों से, और ब्लैकमेल करके पैसा वसूला जा रहा था और पार्टी के चंदा के नाम से, लोग गए, वो संविधानिक गलत था, कानूनन गलत था, इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करवाए। तो बीच बीच में जाते रहना चाहिए, लोग जाते हैं, क्योंकि निरंकुश सत्ता हमेशा तानाशाह को जन्म देती है। तो न्यायपालिका का अंकुश तो होना ही चाहिए, गडकरी ने कहा। और यकीनन जहां तक गडकरी का संबंध है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा संघ से ज्यादा उनकी जुड़ाव है। संघ का आदेश उनके लिए अंतिम है, क्योंकि संघ के आदेश से ही वो राजनीति में आए, संघ के आदेश से ही वो भाजपा में आए। ये संघ ही था जिन्होंने उनको अध्यक्ष के लिए बोला था। कल संघ उनको घर बैठने के लिए बोला जाए तो घर बैठ जाएंगे वो। और भारतीय जनता पार्टी में पहला यही सिस्टम था 2014 के बाद। 2014 के बाद ही तो हुआ कि संघ की जरूरत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में देखिए, अब ये टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक मध्य प्रदेश में एक नेता है, और उन नेता ने अभी हाल ही में एक बड़ा बयान दिया, और वो बयान सीधा मारता है आपके मोहन भागवत को। हुआ ये कि मोहन भागवत में जैसे ही बोला 75वीं, आपको 75 साल बाद रिटायर्ड हो जाना चाहिए, तो कुसमरिया करके है, एक नेता है, वहां पिछड़ा आयोग के वो अध्यक्ष है, मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष। और जब उन्होंने रामकृष्ण कुसमारिया 5 बार के सांसद है, 4 बार के विधायक है, मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में भी, जब उनको पूछा कि आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा 75 के बाद भाई घर बैठना चाहिए, उनकी उम्र 75 के आसपास है, तो उन्होंने कहा कि क्या हम बुजुर्ग होए तो हमको कचरे में फेंक देंगे? ये सीधा मोहन भागवत पर हमला था, और किसके कहने पे था ये सब जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में जितने भी नेता है, ये सब सुरेश सोनी के प्रोडक्ट है। ये बोल के 75 के बाद रिटायरमेंट का मतलब कचरे में फेंक देना। कुसमारिया ने ये बता दिया कि आडवाणी जी, मुझे मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, इनको सबको पार्टी ने कचरे में फेंक दिया, और कचरे के डब्बे पे लिखा हुआ है मार्गदर्शक मंडल। ये मैं नहीं कह रहा हूं। 75 के बाद रिटायरमेंट होना इसका मतलब कचरे में फेंक देना। तो फिर इन लोगों के साथ क्या ट्रीटमेंट किया भाजपा ने, कुसमरिया ये बताया। आज मोदी जी के 75 साल हो गए तो इस आदमी को दर्द हो रहा है। इसके पहले सुमित्रा महाजन जी का टिकट कटा, तब इनको मुंह नहीं खुला इनका, ये तो मध्य प्रदेश की थी वो। इसके पहले आडवाणी जी, जिनके लिए बुके ले लेके भागा करते थे एयरपोर्ट पे, उनको घर बिठाया, तब कुसमरिया के मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि एक स्क्रिप्ट कहीं से आया है, सवाल पूछवाया गया है, और उस सवाल इसलिए पूछवाया गया कि उसका जवाब तैयार था। जवाब के अनुसार सवाल को ढाल के पत्रकार को बोलता है कि ये पूछ, फिर मैं जवाब दूंगा। जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो ये रामदेव बाबा, लाला रामदेव, बताओ इनकी क्या औकात है? कल सरकार ने हाथ उठा दिया ना रामदेव के ऊपर से, तो रामदेव और बालकृष्ण जेल के सलाखों के पीछे चक्कर काटते रहेंगे, इस जेल से उस जेल में। इतने जगह फूड प्रोडक्ट उनके फेल हो गए हैं, लेकिन लाला रामदेव ने भी बोल दिया कि मोहन भागवत गलत बोल रहे हैं। तो स्क्रिप्ट कहां से आती है? तो जब मोहन भागवत को ट्रोल करवाने में ये कमी नहीं करते, तो अब तो आर पार की लड़ाई होगी। ये तो वर्टिकल स्प्लिट होगा, संघ में भी होगा। संघ टूटेगा या तो भाजपा टूटेगी, दो में से कुछ होगा। जी अशोक भाई, मैं और संघ में भी लोग हैं जी, हो सकता है कल मोहन भागवत अरेस्ट ही हो जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
और उन पे आरोप लगाएंगे कि वो गोलवलकर गुरुजी ने जो संघ बनाया उसको डायल्यूट कर दिया इस आदमी ने, और फिर सुरेश सोनी संघ चालक बनेंगे, सरसंघ चालक बनेंगे। ये भी हो मैं सकता है। तो अशोक भाई एक हर एक को अपने वजूद की लड़ाई है ये। जी अशोक भाई, मैं चलते चलते एक जल्दी से एक छोटा सा प्रश्न, क्योंकि वो एक आवश्यक प्रश्न था और अ, है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और चूंकि वो छोटी रियासत में हो रहा है इसलिए रियासत माफ कीजिएगा, छोटे सूबे में हो रहा है, रियासत तो गलत वर्ड मैंने बोल दिया। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं, लोग आदमी आम जन द्वारा चुने हुए हैं, उनको हाउस अरेस्ट करके पुलिस उनको धक्का मुक्की मारपीट कर रही है। मतलब इसमें हम और ये आप ये नया भारत है, और वो कोई उत्तेजित भाषण देने नहीं गए थे, लोगों में कोई तोड़ने के लिए नहीं गए थे, वो कोई आंदोलन करने नहीं गए थे, वो फातिहा पढ़ने गए थे, जो एक रिवाज है, एक आप किसी को श्रद्धांजलि देने का एक रिवाज है। अब श्रद्धांजलि भी सरकार को पूछ को देनी पड़ेगी, यह हालत हो गई इस नए भारत में। श्रद्धांजलि भी देनी हो तो आखिरकार सुना मैंने वो दीवार विवार कूद के गड़े, इतने बूढ़े उम्र में दीवार विवार कूद के गड़े उन्होंने। फोटो हाँ, आई, और फोटो आई भाई। हाँ, फोटो है, और उन्होंने फिर फातिहा पढ़ा वहां पे। नहीं अशोक भाई, गजब का ये हो गया। पूरी नहीं, पूरी बात ये है। और उधर मनोज सिन्हा कह रहे हैं 80-85 दिन बाद मनोज सिन्हा कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं जिम्मेदार हूं इस पहलगांव के लिए। तो 26 लोगों की जो हत्या हुई उसके जिम्मेदार, बाद में जो निरीह वो, तो आप जिम्मेदार हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, मैं क्यों जिम्मेदार? वही तो कह रहा हूं, निर्लज्ज आदमी है ये मनोज सिन्हा। यदि आप जिम्मेदारी लेते हैं तो इस्तीफा दे के राजनीतिक से संन्यास ले लीजिए, राजनीतिक पश्चाताप करिए कहीं जाके हिमालय में। जिम्मेदारी लेते हैं और फिर वहीं बैठे रहते हैं मक्खन खाने सत्ता का। मूर्ख समझते हैं, क्योंकि ये पहलगाम वाला मामला गले पड़ा है। अभी हमने कहा था ये पहलगाम पुलवामा 2 तो नहीं है, अब ये गले पड़ा है मामला। इसलिए कोई एक पहले ही बोल दे कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। अक्सर होता है ये, आपने देश में हमेशा सुनते हैं, किसी रईसजादे का बेटा जब किसी गरीब को कार से उड़ा देता है तो एक ड्राइवर जाके थाने में जमा हो जाता कि माए बाप मैं ही गाड़ी चला रहा था, भले ही सीसीटीवी में दिखे कि बेटा गाड़ी चला रहा था, लेकिन बोलते कि भैया जब ये ड्राइवर खुद ही बोल रहा मैं गाड़ी चला रहा था तो फिर आप क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो ऐसा ही एक ड्राइवर जमा किया है इन्होंने पुलिस स्टेशन में, जिसका नाम मनोज सिन्हा है, जो कहता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस्तीफा दे दीजिए, निकल जाइए वहां से, दूसरा कोई काबिल आदमी जो भी हो आ जाएगा वहां पे। और यदि आप अपने आप को काबिल समझते हैं तो ये हुआ कैसे फिर? सवाल यह है। ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है सर, क्या कहें आनंद जी। चलिए अशोक भाई, मुझे मुझे ये भी लगता है कि आपका भी बहुत दौरा होता है, लेकिन शायद हम हाँ लोगों को एक बार जल्दी नहीं, हाल फिलहाल हम लोग को बिहार भी एक बार चलना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है नहीं, कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है चलना चाहिए बिहार। चलना चाहिए बिहार, क्योंकि बिहार उन लोगों चलना के चाहिए। साथ नहीं। और देखिए एक और चीज है ना, हम लोग कहते हैं बिहार, जहाँ पे गुर्बत होगी, जहाँ पे गरीबी होगी, जहाँ पे उस आदमी के पास मत को छोड़ के और कुछ नहीं है, उसका एक वोट ही अरे उसकी ताकत वो है, उसकी बेसिक बाबा साहेब आंबेडकर का जो बेसिक विचार था, एक भिखारी को भी मैं राजा बनाने का अधिकार दे सकता हूं, इस भिखारी को भी मैंने एक सबसे धनाढ्य राजा और भिखारी, राजा और प्रजा, राजा और गुलाम एक लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए। वही तो एक लाइन है सर जहां अंबानी और एक रिक्शा चालक, साइकिल रिक्शा वाला भी अपने आप को उस बराबरी का पाता है। और उस पर अगर डाका डाल रहे हो तो फिर तो उस मेरे पे ख्याल से डाका डल रहा है, उस पे डाका डल चुका है सर, डल चुका है। चलिए अशोक भाई, अब थैंक यू न्यायपालिका सो से मच। भी उम्मीद नहीं, जी, न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं। लेकिन हम लोग चल के मतलब अपना, हम लोग तो जितनी जोर से चिल्ला हम सकते हैं जन जागरण तो कर सकते हैं, संविधान बर्बाद हो रहा है उसको आंख बंद करके देख नहीं सकते। जी, कहीं ना कहीं आवाज उठा सकते हैं, हो सकता है हमारी ताकत इतनी ना हो, लेकिन बोलना होगा, संविधान की रक्षा करनी होगी, ये नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमको भी गाली देगी, फिर बाकी पमेरियन में मीडिया में और हम में क्या फर्क रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद अशोक भाई, बातचीत करने के लिए, धन्यवाद, थैंक सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद।